हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। हम लोग देख रहे हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश एडीपीयू के लिए जनरल नॉलेज की। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आला उदल किन के सेनापति थे। तो आला उदल थे, यह बुंदेलखंड के सेनापति थे। मतलब क्षेत्र में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि आला उदल का संबंध कहाँ से है, बुंदेलखंड से है, मालवा से है, बघेलखंड से है या निमाड़ से है। तो आला उदल का संबंध पहले तो है बुंदेलखंड से और यह चंदेल राजा के सेनापति थे। अब राजाओं में भी इस टाइप से पूछा जाता है कि आला उदल किन के सेनापति थे। तो चंदेल राजा परमार देव चंदेल के यह सेनापति थे और यह काफ़ी विख्यात हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड में एक आल्हा गायन भी गाया जाता है, लोकगीत। अगर आप थोड़ा इससे परिचित हों तो आल्हा गायन गाया जाता है जो बरसात के समय में, तो उससे भी बुंदेलखंड क्षेत्र में इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। तो महान सेनापति थे और इन्होंने 1182 में 1182 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी थी। तो आला उदल किन के सेनापति थे, तो यह चंदेल राजा परमारदेव चंदेल के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ। बुंदेला विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट था और जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 उससे काफ़ी पहले हुआ था यह, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था यह। तो बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में और यह जो सागर का रीजन था और नर्मदा यानी बुंदेलखंड और थोड़ा सा ये महाकौशल वाला क्षेत्र, इससे यह रिलेटेड था। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, 1842 में। सीधा क्वेश्चन है, बन जाता है और एडीपीयू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी उत्तर दिशा की ओर जाती है और यह गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की और कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है। इसके अलावा सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। और दूसरी बात यह है कि जो सोन नदी है, इसका जो सोन यानी स्वर्ण नदी भी से कहते हैं क्योंकि इसका जो बालू होता है वो थोड़ा पीला पीला होता है, या जो भी है पीले कंकड़ पाए जाते हैं थोड़े बहुत, तो इस कारण इसका नाम मतलब इसे स्वर्ण नदी भी कहीं कहीं कहा जाता है और कहीं कहीं इसे सोनभद्र भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे नर्मदा नदी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, यह डायरेक्ट अरब सागर में जाती है खंबात की खाड़ी में। और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। जनरली जो नदी है मध्य प्रदेश की वो उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। नदियाँ तो मध्य प्रदेश से काफ़ी निकलती हैं, काफ़ी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन वो मैक्सिमम नदी है वो उत्तर की साइड जाती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जो मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है तो उत्तर दिशा की ओर चली जाती है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। जनरली जो नदी होती हैं मध्य प्रदेश की वो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं और किसी और नदी की सहायक नदी है। लेकिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये डायरेक्ट अरब सागर में जाती हैं खंबात की खाड़ी में। और इसके नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। उसके बाद आती है चंबल नदी। चंबल नदी है यमुना नदी की सहायक नदी। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। और बेतवा नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, फिर से देख लेते हैं। और नर्मदा नदी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्ट अरब सागर में जाती है। ताप्ती नदी है, यह भी अरब सागर में जाती है। और चंबल नदी यह यमुना नदी की सहायक नदी है, फिर यमुना गंगा में जाती है। और बेतवा भी यमुना में जाती है, यमुना गंगा में इस प्रकार चली जाती है। तो किस नदी की सहायक नदी है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन जाता है। नदियों से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपका एमपी एडीपीयू में आ सकता है। नेक्स्ट है, करस कहाँ का प्राचीन नाम था। करस जो प्राचीन नाम था वो बघेलखंड का था। बघेलखंड का प्राचीन नाम करस था। तो आपसे क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति को बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कहीं कहीं कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि महेशमती कहाँ का प्राचीन नाम था। तो आप यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ क्या है। तो यह क्षेत्र है मध्य प्रदेश के। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा के कोई आप लोकगीत बताइए, या लोक नृत्य, या पूछ लेंगे राय कहाँ का लोक नृत्य है, या पूछ लेंगे आला गायन कहाँ गाया जाता है, या हरदौल की मनौती कहाँ पर मांगी जाती है, तो या काठी क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या जो बघेलखंड के लोक नृत्य के जो नाम पूछ सकते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या निमाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो जनरली जो एडीपीयू में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टाइप के बन सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग से। मध्य प्रदेश जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको उसको रीजन में बांट कर पढ़ना है कि मालवा आपको पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। मालवा की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, मालवा में मतलब सबसे ऊंची चोटी वगैरह कौन सी है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बुंदेलखंड क्यों विख्यात है, बघेलखंड क्यों विख्यात है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अभी काफ़ी एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। यह बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट है,
मकबरा समाधि कहाँ स्थित है? मकबरा और समाधि से क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन सा है यहाँ पर लिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई, तानसेन, गौस मोहम्मद, होशंग शाह और बैजू बावरा। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और तानसेन की समाधि यह भी ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में, मतलब ग्वालियर में आपको 3 बातें याद रखनी है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, तानसेन की समाधि है, गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में है। इसके अलावा होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? मांडू। मांडू किस जिले में आता है? जिला भी पूछ लेंगे कभी कभार, तो मांडू आता है धार जिले में। और बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में, लेकिन यह जिला पूछा जाएगा तो अशोकनगर लगाइए आप आंसर, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में मैंने देखा है जिला पूछ रहे हैं कि बैजू बावरा की समाधि किस जिले में? अशोकनगर में है, गुना में है या ग्वालियर में है, तो कोई भी ऐसा पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मकबरा समाधि से क्वेश्चन बनता है, पहली बात। दूसरी बात, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में है, होशंग शाह का मकबरा मांडू यानी धार जिले में है, और बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। क्वेश्चन ग्वालियर से बनता है। ग्वालियर का किला विश्वविख्यात है, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं ग्वालियर के किले को। ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ भी है। नेक्स्ट है, संस्थापक से क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? या मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? या परमार वंश की स्थापना किसने की? या चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो देख लेते हैं। सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया, और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और मौर्य वंश के शासक थे बृहद्रथ शायद, तो उन्हें हराकर पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जो कौटिल्य थे, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त का है यहाँ पे ने, तो वो चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश से मतलब मौर्य के मतलब उसमें वो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। इसके अलावा परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो उपेंद्र राज ने की थी। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नक ने की थी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सिंधिया वंश की स्थापना की थी राणोजी सिंधिया ने। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और ये सिंधिया वंश है, शुंग वंश है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक आध क्वेश्चन बन जाता है। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ऐसा जमाने को आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है जैसे, या बिंदुसार है, या अशोक है, तो इनका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन आया। ठीक है। इसके अलावा परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र राज ने, और चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नक ने। क्वेश्चन इस टाइप से भी बनते हैं कि चंदेल खजुराहो से किस वंश का संबंध है, या धार से किस वंश का संबंध है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। या विदिशा से किस वंश का मुख्यतः संबंध है, या भरत स्तूप से किस वंश का संबंध है, या सांची स्तूप किसने बनवाया, किस वंश ने, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से भी बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा सातवाहन वंश की स्थापना की थी शमुक ने, और जो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन अभी ज़्यादातर पूछा जा रहा है एग्जाम, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। सातवाहन वंश की स्थापना की थी शमुक ने। नेक्स्ट है, भूरीबाई क्यों विख्यात हैं? भूरीबाई जो न्यूज़ में है, यह इसलिए हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया है 2021 में अभी अवार्ड, और यह मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। यह आर्टिस्ट हैं और भील आर्टिस्ट हैं, और भूरीबाई इसलिए काफ़ी विख्यात हैं, आर्टिस्ट हैं, और इनका शायद संबंध मुझे क्लियर नहीं है, झाबुआ जिले से है शायद, मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर पर, और आर्टिस्ट हैं, भील आर्टिस्ट हैं, और पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2021 का जो मिला है, इसलिए यह विख्यात हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का देश में काफ़ी मामलों में प्रथम स्थान है। जैसे चना उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, मसूर उत्पादन में भी है, दलहन में भी है, तिलहन में भी है, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश को इसीलिए सोयाबीन राज्य, सोया स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितने हैं? 526 हैं। दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, मतलब काफ़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश के तेंदुआ पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में लीपर्ड कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, और हीरा के लिए अभी बक्सवाहा चर्चा में है। तो बक्सवाहा छतरपुर जिले में आता है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। तांबा भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मलाज खंड जो है खान वो फेमस है तांबे के लिए, आप जानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा वन है, 30% वन मध्य प्रदेश के एरिया वाइज, 30% के आसपास बता रहा हूँ मैं, 30% के लगभग वन मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्रतिशत में कोई और दूसरा स्टेट है। बाकी एरिया वाइज वन अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा है तो वो मध्य प्रदेश में हो। शायद वैक्सीनेशन में आप चेक करिए, मध्य प्रदेश अभी पहले स्थान पर चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो चना उत्पादन, मसूर हो, सोयाबीन हो, नदियों का मायका हो, टाइगर स्टेट हो, तेंदुआ स्टेट हो, हीरा हो, तांबा हो, वन हो, नेशनल पार्क, ये सब इनमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, और इसके अलावा पहले एरिया वाइज मध्य प्रदेश पहले पर था, अब दूसरे पर आ गया। छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब राजस्थान पहले पर है एरिया वाइज में। नेक्स्ट है,
गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध किस नदी पर हैं? तो गांधी सागर बांध, राणा सागर, जवाहर सागर। तो गांधी, राणा, जवाहर, और ऐसा आप याद रख सकते हैं गांधी, राणा, जवाहर और कोटा बैराज, यह सब बांध किस नदी पर हैं? तो चंबल नदी पर हैं। तो चंबल नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसी है जाती है, तो यह लास्ट में यमुना नदी में जाती है। तो ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर तीनों बांध किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा आवाज़ में आपको यानी साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर माइक मैंने आज यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध ये सब है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में जाती है। बाकी नदियाँ जनरली उत्तर दिशा की ओर जाती हैं, कुछ नदी दक्षिण की ओर जाती हैं। तो नर्मदा नदी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी सहायक नदी पूछी जाती हैं और इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है नर्मदा नदी का, और यह किस दिशा में बहती है यह तो पूछा ही जाता है। और इससे यह भी क्वेश्चन बनता है कि यह भ्रंश घाटी बनाती है कि डेल्टा बनाती है। इस टाइप के क्वेश्चन नर्मदा नदी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, साहित्यकार का संबंध कहाँ से? जैसे हरिशंकर परसाई हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, शरद जोशी हैं, तो इनका संबंध पूछा जाता है। तो हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, शरद जोशी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। हरिशंकर परसाई और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था और शरद जोशी का जन्म हुआ था उज्जैन में। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी से भी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी इनकी रचना है। जैसे हिमकरीटनी, हिमतरंगिनी, योगाचरण किसकी रचना है? तो राइट आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो कोई भी ऐसी पूछी जा सकती है। इसके अलावा इनसे क्वेश्चन बनता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। हरिशंकर परसाई के कुछ व्यंग्य पूछे जाते हैं कि यह व्यंग्य किसने लिखे, और शरद जोशी से भी क्वेश्चन इनकी रचनाओं से बनते हैं। तो आपको साहित्यकार से क्वेश्चन क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, MPADPU में एक आध दो बन ही जाएंगे, तो आपको यह पढ़ना है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संगारम किसकी रचना है? तो ये सब रचना महाकवि कालिदास की हैं। महाकवि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश से, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सभा के खेल और सीधे साधे चित्र, यह किसकी रचना है? तो ये नो डाउट सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और तो झांसी की रानी तो इनकी काफ़ी फेमस है, आपको पता ही है। तो ये सब किन की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनका संबंध जनरली उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ की? तो जैसे बुंदेलखंड है, मालवा है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके MPADPU एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको यह सब पढ़कर रखना है। वो कभी आपको जमाने भी दिया जा सकता है, आपकी हाइट डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जो अरावली पर्वत की जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी डायरेक्ट हाइट कितनी है, ऑप्शन में जो भी दे देंगे आपको, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, और मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सीगार, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, मालवा है। नेक्स्ट, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सीगार है, अरावली पर्वत की गुरु शिखर है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, विंध्याचल की अमरकंटक है। थोड़ा आपको मैप भी देखना पड़ेगा। मैप में है जो सिद्ध बाबा की मतलब जो सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, सीगार है, गुरु शिखर है, धूपगढ़ कहाँ पर है, थोड़ा बहुत आप मैप को अंडरस्टैंड करिए। जमाने भी कभी कभार दिया जाता है कि अरावली पर्वत इस साइड है, या सतपुड़ा कहाँ है, या उत्तर से दक्षिण जमाइए या पूरब से पश्चिम जमाइए। सो थोड़ा आपको अपना दिमाग खुला रखना है और आपको थोड़ा मैप वगैरह भी देखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्यजीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए क्वेश्चन अभी काफ़ी बन रहे हैं एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट इशू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बनना है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी अच्छे से और ज़्यादातर पढ़ना है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और जो टाइगर वगैरह के हैं या जो लीपर्ड वगैरह हैं, हाथी वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे भी क्वेश्चन बनना है, वर्ल्ड एनिमल से भी क्वेश्चन बनना है। तो ये सब आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रालामंडल है, और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरादेही है। रालामंडल कहाँ पर है? इंदौर में है,
है, इंदौर जिले में, और नौरादेही कहाँ पर आता है, सागर जिले में। लेकिन नौरादेही 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कवर करता है, शायद नरसिंहपुर और दमोह, शायद हाँ नरसिंहपुर और दमोह सागर तीनों कवर करता है। नौरादेही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की रालामंडल। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान देश के कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में ही हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो जो अफ्रीकन चीते वहाँ पर आ रहे हैं इसलिए न्यूज़ में है। तो आपको यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। देखिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इनसे एक आध क्वेश्चन लग रहा है बन जाएगा, पूछ लेंगे कि पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते या ओलंपिक में कितने पदक जीते, या ओलंपिक का शुभंकर क्या था, या पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था, या ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता, या जो गोल्ड में उन्होंने किस खेल में जीता यानी भाला फेंक में जीता, तो कितने मीटर का भाला फेंका। तो डिटेल में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओलंपिक पैरा ओलंपिक के आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कौन सा पूछ रहे हैं क्लियर नहीं, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट की जाती है। तो पैरा ओलंपिक में भारत ने जीते 19 जो मेडल जीते, और यानी 5 गोल्ड थे, इसमें 8 सिल्वर थे, 6 ब्रॉन्ज थी। तो ये सब आपको रटना पड़ेगा। इसके अलावा ओलंपिक में जीते 7 मेडल, पैरा ओलंपिक में 19 मेडल और ओलंपिक में 7 मेडल, जिनमें से ओलंपिक में 1 गोल्ड था, उनका नीरज चोपड़ा का 2 सिल्वर थे। सिल्वर से जनरली क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, पुराने एग्जाम जो अभी एग्जाम हुए हैं जो इनमें अभी देख रहे हैं, तो इनमें सिल्वर मेडल वाले क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते, 4, तो टोटल 7 मेडल जीते ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि आरटी एक्ट कब आया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, मनरेगा एक्ट आया जो अभी न्यूज़ में है 2005 में, एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया 2005 में यह भी, और एनजीटी एक्ट आया 2010 में यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 का है। एनजीटी के अभी हेड कौन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताइए दोस्तों, आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है इंदौर क्यों प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। इंदौर क्यों प्रसिद्ध है, तो इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा इंदौर 5वीं बार सबसे स्वच्छ सिटी बना है पूरे देश में, और इसे वाटर प्लस सिटी का भी दर्जा दिया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। वाटर प्लस सिटी है भारत देश की। और एमपीपीएससी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो भी इंदौर में है, और इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम है। तो मेरे ख्याल से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भारत में कहीं भी आईआईटी और आईआईएम एक शहर में नहीं है, वो सिर्फ यही है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश वित्त निगम का हेडक्वार्टर भी इंदौर में है, और हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ हैं, उनमें से जो एक खंडपीठ है वो यहाँ पर है इंदौर में, इसलिए इंदौर से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट है भोपाल में क्या है। भोपाल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, भोपाल किस जिला किस तहसील में, मतलब किस जिले की तहसील था पहले। भोपाल पहले जिला नहीं था, राजधानी बन गया, उसके बाद में से जिला का दर्जा दिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट पहले से नहीं था, पहले यह सीहोर जिले की तहसील में आता था, इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिर्फ एक वेटलैंड है, तो वो है भोजताल वेटलैंड, जो रामसर साइट है मध्य प्रदेश में, वो सिर्फ एक है। रामसर साइट में नहीं है शायद वो, बाकी वेटलैंड है तो वो है भोजताल वेटलैंड, मध्य प्रदेश का इकलौता है, भोपाल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मिंटो हॉल है, वल्लभ भवन है, भारत भवन भी है यहाँ पर, और वन विहार नेशनल पार्क भी भोपाल में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि मिंटो हॉल, भारत भवन कहाँ पर है, या वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये सब भोपाल में है। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो चेंज कर दिया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नेम चेंज कर क्या रख दिया गया है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है क्यों प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, आपको बताना है। चंदेरी, खजुराहो, मांडू, पोरछा, चित्रकूट और मैहर, ये क्यों प्रसिद्ध हैं, इनसे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंदेरी की। चंदेरी में जो बेजू बावरा हैं इनकी समाधि है, तो बेजू बावरा से क्वेश्चन बनता है कि बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी में है। 1528 में चंदेरी में युद्ध हुआ था मेदिनी राय का और बाबर का, ठीक है। इसके अलावा अशोकनगर जिले में आता है चंदेरी, और चंदेरी की साड़ी विश्वविख्यात हैं। बादल महल चंदेरी में है, जोगेश्वरी देवी का मेला भी चंदेरी में लगता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन चंदेरी में बनते हैं। चंदेरी में 1-2 मूवी की शूटिंग भी हुई है, आपने वो मूवी देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए चंदेरी में कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है। अगर आप मूवी देखने में एक्सपर्ट हैं तो आप जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट है खजुराहो। खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और खजुराहो काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो उनमें खजुराहो भी है। नेक्स्ट है मांडू। मांडू क्यों फेमस है, तो देखिए मांडू तो काफ़ी फेमस है। आप मांडू गए हैं कि नहीं। हिंडोला महल है, जहाज महल है, होशंग शाह का मकबरा है, और जहाज महल अभी देख लिया है, असरफी महल भी है, ये सब मांडू में है। मांडू किस जिले में आता है, तो मांडू आता है धार जिले में।
और बाज बहादुर और रानी रूपमती से संबंधित क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है ओरछा क्यों फेमस है। ओरछा में रामराजा सरकार का मंदिर है, जहांगीर महल भी है, और जहांगीर महल की एक स्टोरी है क्यों बनवाया गया था, ये मैं पिछली 7 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा बेतवा नदी के किनारे है ओरछा। ओरछा अब निवाड़ी जिले में आने लगा है, पहले ओरछा आता था टीकमगढ़ में, अब जो अलग हो गया है तो निवाड़ी में आने लगा है। नेक्स्ट चित्रकूट, तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है। और चित्रकूट किस जिले में आता है, इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है, सतना जिले में आता है। इसके अलावा हनुमान धारा स्फटिक शिला है जो गुप्त गोदावरी हैं, ये सब चित्रकूट से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मैहर क्यों विख्यात है। मैहर को जिला बनाया जाने की मांग चल रही है, और मैहर में माँ शारदा देवी का काफ़ी विश्वविख्यात मंदिर भी है। मैहर सतना जिले में आता है, यह बात आपको याद रखनी है, इससे ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष, या मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जो विपक्ष की नेता कौन थी, तो वो थी जमुना देवी। और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछी जाती हैं, तो वो उमा भारती थी। कब थी, यह क्वेश्चन आप कमेंट, यह आंसर आप कमेंट में देंगे। नेक्स्ट किस जिले में कौन आता है, तो एरण है, भीमबेटका है, उदयगिरी, सांची, भरौत और बाघ की गुफाएं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। एरण किस जिले में आता है, या भीमबेटका किस जिले में आता है, या उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में आती हैं, सांची किस जिले में आता है, भरौत स्तूप कहाँ पर है। तो देखिए एरण आता है सागर जिले में, और जो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला है वो एरण में ही मिला है, और जो भानुगुप्त से संबंधित है यह। और इसके अलावा बराह वगैरह की मूर्ति भी यहाँ पर मिली हैं, तो एरण काफ़ी विश्वविख्यात है और बीना के पास है, और सागर जिले में एरण आता है, गुप्त वंश से संबंधित है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ पर मिला, एरण में। नेक्स्ट है भीमबेटका आता है रायसेन जिले में, और यहाँ पर गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं विश्वविख्यात हैं। भीमबेटका है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, 3 बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, आपको मैंने बताया था एक बार। और कौन कौन सी हैं, तो खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, भीमबेटका है और सांची है, बस 3 हैं। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर किस जिले में आती हैं, विदिशा में आती हैं। सांची आता है रायसेन जिले में, सांची का स्तूप है, सांची स्तूप है जो मौर्य से संबंधित है, यानी अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट है भरत स्तूप, भरत भी एक स्तूप है, तो यह सतना जिले में आता है, यह जो शुंग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, बाघ की गुफाएं आती हैं धार जिले में। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, उमा भारती, कैलाश सत्यार्थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर, शरद जोशी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी इनका संबंध मध्य प्रदेश से, ग्वालियर जिले से इनका संबंध है, और यह भारत के प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इनकी जनरली इनसे जो क्वेश्चन बनेगा एडीपी में, मुझे पर्सनल लग रहा है अगर बनेगा तो इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी, मतलब इनकी कौन सी इनकी आत्मकथा है, या कौन सी इनकी पुस्तक इनसे संबंधित है, या इनकी जो जन्म दिवस कब मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। शंकर दयाल शर्मा ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। उमा भारती यह मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कैलाश सत्यार्थी आप जानते हैं विदिशा जिले से संबंध है, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति का, और बचपन बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, उससे इनका संबंध है। डॉक्टर हरि सिंह गौर सब जानते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और कल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल डॉक्टर हरि सिंह गौर की जयंती मनाई जाएगी, 152वीं जयंती मनाई जाएगी। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर महान शिक्षाविद थे, और इन्होंने जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना, मतलब सागर विश्वविद्यालय था उस समय नाम, इनने इसकी स्थापना की थी, और यह जो संविधान सभा की सदस्य भी थे। नेक्स्ट है शरद जोशी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है। तो देखिए ताप विद्युत केंद्र से क्वेश्चन बनते हैं कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है। अभी काफ़ी चर्चा में थे ताप विद्युत केंद्र कोयला वगैरह के कारण, तो कोयला से भी अभी काफ़ी क्वेश्चन बनना है। कोयला है, बिजली है, ये काफ़ी न्यूज़ में थे, अभी कोयला उत्पादन अभी काफ़ी न्यूज़ में था। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आता है बैतूल जिले में, और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, उमरिया में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर आता है, बैतूल जिले में। संजय गांधी उमरिया, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं। तो ये लगभग है, तो 30% के आसपास मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। टोटल मतलब यहाँ पर लिखा है 30.72%, लेकिन आप 30% मान लीजिए,
जनरली इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 30% जो क्षेत्रफल है उस पर वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। एरिया वाइज बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज के हिसाब से कोई और राज्य है जनरली अरुणाचल प्रदेश वगैरह, या अरुणाचल प्रदेश या साइड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होंगे वो होंगे, उनमें वो अपन देख लेंगे। नेक्स्ट है MB, KB, TB और GB, इनमें कौन बड़ा है। MB का फुल फॉर्म जैसे मेगाबाइट, किलोबाइट और टेराबाइट और गीगाबाइट, तो ये आप सब जनरली आप दैनिक जीवन में सुनते होंगे ये वर्ड। जैसे GB आप डाटा में सुनते होंगे, TB वगैरह ये जो उसकी मेमोरी रहती है लैपटॉप वगैरह की। KB आप सुनते होंगे कि इंटरनेट स्पीड मेरी इतनी KB आ रही है या इतने MB जो सब। तो इनसे क्वेश्चन अभी काफ़ी बन रहे हैं कि 1 MB में कितने KB होते हैं, या कितने GB में कितने, या कितने GB में कितने TB होते हैं, कितने MB में कितने GB होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, तो आपको ऐसा पढ़ना है। तो 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB में। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 यानी 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट में, और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो इस टाइप से यह क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब आपको पढ़ लेना है कि 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, या 1 टेराबाइट में कितनी GB होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बनते हैं और एग्जाम में काफ़ी अभी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कमेटी अरेंजमेंट रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड कमेटी कौन सी पहले आई, आपको यह बताना है। तो इसमें है अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GBK राव कमेटी और सिंघवी कमेटी। तो 4 यहाँ पर एक कमेटी दी गई हैं। तो जैसे अशोक मेहता है, अंदाजन आपको लगाना है आंसर। तो बलवंत राय मेहता सबसे पहले आई थी, अगर आपको पता है तो बन जाएगा। बाकी अब देखते हैं आंसर इसका। अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 के आसपास। बलवंत राय और अशोक मेहता कमेटी ने जो 2 स्तरीय उसकी इसने वो की थी, रिकमेंडेशन की थी। और बलवंत राय मेहता ने की थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की, जो अभी चल रही है, जो अभी ग्राम में ग्राम पंचायत होता है और ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, और जिला लेवल पर जिला परिषद। तो वो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय उसकी रिकमेंडेशन की थी, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय। और GBK राव कमेटी आई थी और सिंघवी कमेटी, तो ये सब बाद में आई 1985 और 1986 में। तो इसमें क्वेश्चन यह था सबसे पुरानी कमेटी कौन सी है पंचायती राज से रिलेटेड। तो सबसे पुरानी कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी बाद में आई, GBK राव कमेटी 1985 में आई, सिंघवी कमेटी 1986 में आई। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखने का यह तरीका है कि बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, यह आई थी नेहरू के टाइम पे। अशोक मेहता कमेटी आई मतलब जब जनता पार्टी आ गई थी, शायद मोरारजी देसाई के समय पर आई थी यह अशोक मेहता कमेटी। JBK राव कमेटी ये सब आई राजीव गांधी के टाइम पर, JBK राव और सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट है डिश रिलेटेड क्वेश्चन। तो डिश रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। तो देखिए देश वाले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कम से कम आपको 15 से 20 देश तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके नंबर जाने मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार आप याद कर लेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पराक्रम दिवस इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में है। उनकी 125वीं जयंती पर इस बार भारत सरकार ने पहली बार कहा है कि पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को मनाया गया था अभी। और कंप्यूटर अवेयरनेस डे काफ़ी न्यूज़ में है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित थे, ग्वालियर जिले से। तो सुशासन दिवस उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था। संविधान दिवस मैं आपको बता दे रहा हूँ 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसके अलावा जल दिवस, पृथ्वी और जैव विविधता, तो पहले जल आया फिर पृथ्वी फिर जैव विविधता, ये 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई रिलेटेड हैं, काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और योग दिवस से क्वेश्चन जनरली नहीं बनेगा, योग से ऐसा पूछेंगे कि 2021 में विश्व योग दिवस की थीम क्या थी, या पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। देखिए जो क्वेश्चन ईजी हैं उनसे थोड़ा वो थीम पूछेंगे, जो इंपॉर्टेंट सरल डेज हैं, जो जैसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस की जनरली थीम पूछेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए। काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में हमने वीडियो देखा क्योंकि मेमोरी कम थी, और आप जरूर दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।